जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। आज जैसा हमने बोला था, आज आप लोगों के साथ हम लोग अपने साइंस का क्लास 10th का क्रैश कोर्स चालू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लाइट। सबसे प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लाइट। और लाइट को हम लोग बेटा दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला क्या है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 एनसीईआरटी का, लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट से हम इंट्रो करवाएंगे आपको, लाइट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लाइट से होने वाले फेनोमेनन्स को समझेंगे हम लोग, और फिर बातें आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों का लाइट में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे बेटा। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या सर, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, और लाइट से क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है बेटा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग वर्ड सुने भी होंगे बेटा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, हम उस चीज को भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है रे डायग्राम से, हम उसको समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी है सर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं सर। एक हम लोग देखेंगे सर कॉनकेव, और दूसरा बेटा हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दो तरीके के मिरर्स को देखेंगे, एक कॉनकेव मिरर को देखेंगे, दूसरा कौन से मिरर को देखेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, दूसरा रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, और रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए आपके। दूसरा साइन कन्वेंशन समझेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हमको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जितने अच्छे तरीके से साइन कन्वेंशन आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आपका करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा रहती है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन को देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, और मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को समझेंगे कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी क्या करता है ना बेटा, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले बन जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है, और बोलेगा कि जिस जो आंसर आया है उसके बेसिस पे एक रे डायग्राम फॉर्म करके दिखाइए, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है बेटा, साथ साथ में सारी बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपने चैप्टर्स के टॉपिक को पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज ये समझ गए कि आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना बात कवर कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करें, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि सर लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। आपके हिसाब से बेटा लाइट क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लाइट आखिर हम लोग कहते किसको है। लाइट क्या होता है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। सर सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसेशन ऑफ विजन। तो बोलते हैं सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब होता है एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना, या एबल टू सी लिखिए, एबल टू सी द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एबल टू सी लिखिए। आप किसी चीज को देख पाते हो, है ना, एबल टू सी हो, किसी चीज को देख पा रहे हो, तो वो किसके कारण देख पा रहे हो, लाइट के कारण। अगर सपोज करो कि आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उस रूम को अच्छे तरीके से लॉक कर दीजिए, पूरा अंधेरा कर दीजिए रूम में, है ना, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दीजिए, तो आपको क्या चीज़ें दिखेंगी, नहीं दिखेंगे। अगर मैं ये सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर दूं,
क्या कर दूं, ऑफ कर दूं, तो क्या मैं आपको विजिबल होऊंगा, नहीं होऊंगा। तो ये सारा किसके कारण हो रहा है, ये सारा का सारा फेनोमेना किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण। अब देखिए ये एक चिंटुआ है, ठीक है, चिंटुआ को समझाया जा रहा है कि लाइट होता क्या है। ये आया हमारे पास आपकी तरह कि सर हम लोग अपने आसपास में चीजों को देख पा रहे हैं, जैसे कॉमन फेनोमेना जो लाइट से एसोसिएटेड होते हैं, दिखते हैं हमको। सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जैसे आप घर में मिरर के सामने खड़े होते हो तो अपनी इमेज को देख पाते हो, देखते हो ना। ऐसा थोड़ी है खुद खड़े हो गए सामने कुछ और दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है बेटा। आप जो खड़े होते हो उसी को देख पाते हो। जैसे आप इस फोन को देख पा रहे हो, या फिर सपोज ये फोन देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो फोन, तो ये फोन आप देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि ये किससे विजिबल है, लाइट का कुछ ना कुछ सर फेनोमेना चल रहा है जिसके कारण ये हमारे पास फोन कैसा है, विजिबल है। बातें समझ में, ठीक है। इसके अलावा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का चमकना, सर रात में जाते हैं हम लोग देखते हैं स्टार चमकते रहता है ना। इसके अलावा द ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जो कि लाइट के कारण पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि सर ये सारे का सारा फेनोमेना, चिंटुआ पूछ रहा है हमसे कि सर बताइए ये सारा का सारा फेनोमेना कैसे पॉसिबल है। कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी रखता होगा लाइट अपने पास, है ना बेटा, और उस प्रॉपर्टीज के अनुसार ये सारे के सारे फेनोमेना को दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है बेटा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कैसा वेव बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है बेटा ऐसा वेव जिसको मूव करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। किसी चीज की मतलब क्या, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, कैरियर की जरूरत नहीं होगी, वो खुद से खुद क्या करेंगे, मूवमेंट दिखाएंगे अपना। क्या दिखाएंगे, मूवमेंट दिखाएंगे। तो ऐसे फेनोमेना को, ठीक है, ऐसे वेव को, सॉरी फेनोमेना बोला गया, वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म दिखाता है। सो डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इसीलिए लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइन हमेशा कैसे पाथ में चलता है, स्ट्रेट पाथ में, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। एनसीईआरटी में कभी कभी लिखा हुआ क्या मिलता है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट सीधे पाथ में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहे तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बर्निंग कैंडल ले लीजिए या कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट ले लीजिए जो सिंगल वे में निकल रहा हो, ठीक है, और 3-4 कार्डबोर्ड ले लीजिए और चारों कार्डबोर्ड में एक फिक्स जगह पे होल कर दीजिए। आप क्या कर देंगे, हम लोग होल कर देंगे। जैसे समझिए कुछ ऐसा होगा, मान लो ये एक कैंडल हो गया, हम 2-3 कार्डबोर्ड लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इन कार्डबोर्ड के यहाँ एकदम बीच में हम होल कर देंगे ऐसे। अब जैसे इस कैंडल में से लाइट आएगा बेटा, लाइट रे निकलेगा, वो लाइट रे कैसा जाएगा, ऐसा स्ट्रेट मान लो पाथ फॉलो करते हुए गया, और यहाँ पे जो भी खड़ा होगा यहाँ पे लोगों की तरह एक है, ठीक है, जो भी खड़ा होगा इसके आईज में ये लाइट रे डायरेक्ट जाएगा बेटा, ऐसे गया ना, सॉरी, ये आइटले मान लो ऐसे डायरेक्ट गया। अगर हम इस कार्डबोर्ड के पोजीशन को चेंज कर दे, क्या कर दे बाबू,
इस कार्डबोर्ड के पोजीशन को चेंज करना है, मतलब इस वाले कार्डबोर्ड को अगर ऊपर उठा लें, सपोज वी मूव समझो ऐसे कि अगर हम इस कार्डबोर्ड को ऊपर कर दे तो क्या लाइट रे जाएगी? नहीं सर, टकराएगी, और टकराने के बाद से ऐसे अगर निकल रही है लाइट रे और ये ऊपर हो गया तो यहाँ से बैक हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, अपने पाथ से हो जाएगी ना। तो क्या लाइट रे इस बच्चे को दिखाई देगी? आप ही की तरह ये एक बच्चा है, ठीक है, क्या इसको दिखाई देगी? नहीं देगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर इसको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए हमेशा कैसा पाथ चाहिए? स्ट्रेट पाथ चाहिए। कैसा पाथ चाहिए? स्ट्रेट पाथ चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि लाइट जो है वो लाइट हमेशा किस पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज। बातें समझ में आई सबको? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट कैसा होता है? ड्यूअल नेचर का होता है, तुम्हारे दोस्त की तरह, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह, ठीक है। तुम्हारा दोस्त भी कैसा है? ड्यूअल नेचर का है या नहीं है? बताओ, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ खेलता कूदता है, सब चीज करता है ना, और पढ़ के तुमसे अच्छा नंबर ला देता है ना, घूम फिर तुम्हारे साथ रहा है और नंबर अच्छा लेके आ रहा है, और तुम्हारा नंबर अच्छा आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? ड्यूअल नेचर, है ना। एक नेचर वो तुमको दिखाता है और एक नेचर छिपा के रखता है। वैसे ही पार्टिकल जो है वो दो नेचर को दिखाते हैं, सॉरी लाइट जो है वो दो नेचर को दिखाएंगे, एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ? लाइट अपना एग्जिस्टेंस, है ना, एग्जिस्टेंस जो है वो पार्टिकल नेचर से दिखाते हैं, और वो जो प्रोपगेट करते हैं, प्रोपगेट करने का मतलब होता है चलना। प्रोपगेट वर्ड किसके लिए उपयोग होता है बेटा? चलने के लिए। तो प्रोपगेट किस फॉर्म में करते हैं? वेव के फॉर्म में करते हैं। बात समझ में आई सबको? चलिए दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि लाइट कास्टेड शैडो, है ना। लाइट क्या करता है? शैडो बनाता है। क्या बनाता है? शैडो बनाता है। हम लोग देखते भी हैं, जैसे आप रात के समय क्या करते होंगे, भाई बहन को डराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूम में अंधेरा कर देते हैं, ऐसे हाथ लेंगे और यहाँ से लाइट जलाते हैं ना, तो लाइट आके इस पे हिट होगा और इसका एक बड़ा फिगर बनता है, वॉल पे बनता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि वो शैडो फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? शैडो फॉर्म कर रहा है। जब भी कोई चीज लाइट के पाथ में आ जाती है तो वो क्या फॉर्म करवा देता है? शैडो फॉर्म करवा देता है। नेक्स्ट बात कि जो स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है मैक्सिमम? तो हम बोलते हैं सर वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतने के स्पीड से हमारी लाइट चलती है। कोई दिक्कत? समझ में आया? नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस द फॉलोइंग फेनोमेना में हैपन्स। जब लाइट जो है किसी सरफेस पे गिरता है तो वो अलग अलग फेनोमेना को करता है, जैसे रिफ्लेक्शन करवाएगा, रिफ्रैक्शन करवाएगा और एब्जॉर्प्शन करवाएगा। एब्जॉर्प्शन हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये क्लास 10th का सिलेबस है हमारा, ये हमको क्लास 10th में देखना है, ठीक है। तो ये दो मेजर फेनोमेना हो गए। अब सर अभी तो आप बात कर रहे थे कि सिंपल बातें चल रही थी सर, कि लाइट कैसे चलता है, लाइट कैसे अपना एग्जिस्टेंस दिखाता है, लाइट का नेचर क्या होता है। अब सर लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सर ये भी हम लोगों को समझ में आया। लेकिन सर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? अचानक से इतना सर, ये हमारी तरह था सर, एकदम सिंपली बातों को समझ रहा था। अब आपने एक ही बार बोल दिया कि सर रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। ये तो गलत बात है, ये तो हमारे सिलेबस में है। तो बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे यहीं से पूछता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेटा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है जिसमें होगा क्या, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं घर पे हम लोग करते हैं कि बॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? बॉल लेते हैं और उसको थ्रो करते हैं, वॉल पे करते हैं हम लोग थ्रो। जैसे आप बॉल को वॉल पे थ्रो करोगे तो बेटा बॉल क्या होता है? बाउंस बैक आता है,
जिस जिस एंगल पे फेंके रहते हैं उसी एंगल पे रिवर्स आता है। देखो कभी घर पे ऐसे टाइम पास करने के लिए हम लोग बॉल को फेंकते रहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बॉल आपने हाथ से छोड़ा, क्या किया, बॉल को आपने अपने हाथ से छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो सीधे जाके किससे लड़ी, दीवार से। किससे लड़ी, दीवार से। और दीवार से लड़ने के बाद क्या हुई, वापस आई। क्या हुई, वापस आई। जैसे तुम, है ना, एक मित्र के तलाश में होते हो, मित्र मिलती है, छोड़ के जाते हो, तो तुम क्या कहते हो, सर हम लोग बाउंस बैक करेंगे सर, बेहतरीन पढ़ेंगे सर इसके बाद से, कहते हो ना। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन का भी फेनोमेना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहता है, तो रिफ्लेक्शन ये कहता है बेटा, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। क्या क्या है, मैंने पहले फॉर्मूले डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसका बाउंस बैक होना, लाइट का बाउंस बैक होना, इनटू द सेम मीडियम, मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सर हम इधर डाले हैं एयर में, उधर निकाल दिए हैं सर वाटर में, तब वो दूसरा फेनोमेना कहलाएगा लाइट का, तब वो फेनोमेना कैसा होगा बेटा, दूसरा फेनोमेना होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात जो चलेगी वो एयर से एयर में, मतलब मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम बोल दे सॉलिड में तो सॉलिड में, लिक्विड बोल दे रहे हैं तो लिक्विड में, मतलब मीडियम हमेशा कैसा होना चाहिए, इन सब का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम, है ना। तो इसमें ये बोला है कि लाइट का बाउंस बैक करना, वापस आना, इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से या किसी मीडियम से टकराना, इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग अपने तरीके से समझते हैं थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस हो गया बेटा, दिस इज अ सरफेस, मान लो एक लाइट रे आ रहा है किसी सोर्स से और आ करके इस मीडियम पे हिट होगा, क्या होगा बेटा, हिट होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, ऐसा रे, ठीक है, लिखेंगे द लाइट रे emits from the source is called इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये लाइट इस पे हिट हुआ, अब इस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल क्या होता है बेटा, तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि किस पे गिरता है, डायरेक्ट सरफेस पे गिरेगा, ठीक है। और इसके बाद हिट होने के बाद ये लाइट रे बाउंस बैक करेगा, चलो दूसरे कलर से करवा देते हैं, ये बाउंस बैक किया, किया ना, लाइट रे आया किसी सोर्स से, क्या हुआ है, लाइट रे किसी सोर्स से आया है, टकराया है सरफेस से, और टकराने के बाद क्या किया, बाउंस बैक किया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन, तो बोलेंगे द लाइट रे विच कम बैक आफ्टर हिटिंग फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हमारा क्या था, ये नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल था। ये सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI लिखा है मैंने। इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, अब यहाँ पे जो है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल, क्या बोला है मैंने, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, क्या बनता है, एंगल बनेगा। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, इसके बीच में एक एंगल बनेगा, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस।
क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कोई आपसे पूछे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही बेटा द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कोई डाउट? बातें समझ में आई? तो ये एक सिंपल सा फेनोमेना चल रहा है किसके अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर। किसके अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर सिंपल सा फेनोमेना क्या चल रहा है? सर इंसिडेंट रे एक वर्ड मेरे पास आया, फिर दूसरा वर्ड आया रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, चौथा हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और पांचवा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें किस में ऑकर्स हो रही है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, आपको ये डायग्राम आप थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा क्या बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, समझ में आया? और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये सरफेस है। डेफिनेशन समझ में आया रिफ्लेक्शन का? तो क्या बोलेंगे? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर हम इसे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन था इसके कुछ नियम थे। क्या थे? नियम थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग समझेंगे कि सर व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे? दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे आपके पास। ठीक है, वो दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग समझेंगे। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सर इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? इस वर्ड का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो भी एक्सिस है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको ऐसे एक्सिस देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस भी प्लेन में गिरेगा, अगर वाई प्लेन में इंसिडेंट रे गिर रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी उसी में होगा। मतलब सारे के सारे पॉइंट्स किसे बनेंगे? वाई एक्सिस पे ही बनेंगे। अगर एक्स पे गिर रहा है तो एक्स एक्सिस पे ही बनेंगे, माइनस पे गिर रहा है तो माइनस पे, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला लॉ क्या था? तो पहला लॉ यही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, ये सारे के सारे कैसे होंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे? सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा है बेटा मेरे पास, दूसरा जो आता है वो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहीं से अधिकतर बनते हैं कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए इसको आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने एवेंजर मूवीज देखी होंगी, है ना? तो उसमें देखे थे जब थैनोस गमोरा से मिला था, याद है वो सीन? जब उसके प्लेनेट पे जाके सबके, उसके परिवार को, है ना, उसके राज्य को, सबको खत्म कर रहा था वो, तो गमोरा को एक चाकू निकाल के दिया था, याद है आपको वो चाकू, है ना? और वो चाकू को क्या बोला था कि इसको तुम अच्छे तरीके से बैलेंस करो। और जब वो बैलेंस कर दी तो उसे क्या बोला था कि वाह तुमने क्या बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया है। ठीक यही बात हमसे सेकेंड लॉ भी कहता है। ठीक यही बात हमसे कौन कहता है बेटा? सेकेंड लॉ भी कहता है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। दैट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब जितने डिग्री पे आकर के लाइट रे हिट करेगी किसी सरफेस को, उतने ही डिग्री पे वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी करती है। बात समझ में आया? तो यही था हमारा क्या? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसके दो लॉ हो गए। पहला लॉ क्या हो गया बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में मिलेंगे। दूसरा सर थैनोस वाला एग्जांपल, थैनोस भैया को भूलना नहीं है, ब्रह्मांड हिला देंगे तुम्हारा। उधर ब्रह्मांड हिला के रखे तो इधर तुमको हिला देंगे ये, ठीक है? तो दूसरा लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं हमारे पास। क्या आएंगे बेटा? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन।
टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर मतलब क्या हुआ, देखो यहां समझो, ये एक सीधा सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस आप कह सकते हो। कैसे सरफेस पे होता है? स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, और वो स्मूथ सरफेस नहीं होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है, हम रफ सरफेस पे अगर ये रिफ्लेक्शन का फेनोमेना कहेंगे तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करवाएगा, ये रेगुलर। देखो अगर यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे क्या एंगल सेम है स्ट्रेट लाइन में? यहाँ पे हर एक जितने एंगल पे आएगा उतने पे टकराने के बाद वापस जाएगा, फिर आएगा टकराएगा वापस जाएगा, फिर आएगा टकराएगा वापस जाएगा। तो ए बी सी, हम इस पे 3 बार रिफ्लेक्शन किए, क्या तीनों में जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंट रे का, सॉरी इंसिडेंट एंगल का, है ना, एंगल आई और एंगल आर, क्या सब बराबर होंगे इसमें? जी सर बिल्कुल बराबर होते हैं। क्या इसमें बराबर होंगे? देखो बेटा, यहीं पे ए बी सी बना दिए हम। ठीक है, क्या इन तीनों पे एंगल सेम होगा? नहीं सर, एंगल सेम नहीं होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल रिफ्लेक्शन का सेम है हर पॉइंट पे? नहीं है ना। इंसिडेंट का सेम है किसमें? रफ वाले केस में। मतलब ये कैसा रिफ्लेक्शन दिखाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। कैसा दिखाएंगे? इरेगुलर। इसी को हम लोग डिफ्यूज भी कहते हैं, बिखरा हुआ। देखिए रफ सरफेस पे होता है स्कैटर्ड लाइट, नो क्लियर इमेज, इसमें कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनेगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तो ये मिरर पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होगा बाबू, और इसमें जो इमेज बनेगा वो बहुत ही क्लियर इमेज बनेगा, हमको अच्छे तरीके से दिखता है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आपका चेहरा अच्छे तरीके से आईने में दिखता है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन का फेनोमेना चल रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब हमारा क्वेश्चन टाइम हो गया। क्वेश्चन टाइम होने से पहले, है ना, हर एक टॉपिक के बाद आपके पास 2-3 क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? तो हम लोगों को ये समझ गए कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प इन सेंसेशन ऑफ विजन। उसके बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था सर, वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा सर कि ये क्या शैडो फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? शैडो फॉर्मेशन करता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन क्या है? ऐसा फेनोमेना सर जिसमें लाइट जो है वो बाउंस बैक करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। 2 लॉ आया मेरे पास। पहला लॉ का रूल ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे के सारे क्या थे? एक ही प्लेन में मिल रहे थे। सारे के सारे कैसे मिल रहे थे? एक ही प्लेन में हमको देखने को मिल रहे थे। दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो स्मूथ सरफेस पे हो, क्लियर इमेज दे, वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जो रफ सरफेस पे हो और क्लियर इमेज ना दे हमें, वो कैसा है बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एट 35 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन बनाने से पहले फिजिक्स में तुमको डायग्राम बनाने आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ट्रायग्रामेट्रिक फॉर्म में लिखो, तो और क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें बेटा, तो हम बोलेंगे कि सर एक लाइट रे है, ये सर यहाँ से आ रहा है, टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस चला जा रहा है। क्वेश्चन में इसके बीच में एंगल 35 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 35 डिग्री दिया है। तो पूछा है बताइए रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा। देखो हम चाहें तो बेटा 2 मिनट में टिक मार के निकल जाएंगे, है ना, मेरे को तो पता है, लेकिन आपको सोचना कैसे है माइंड में, इसी का तो प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस अगर हमको अच्छे तरीके से आ रही है तो हम अच्छे तरीके से बातों को बता पाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मेरे में क्वेश्चन में यही पूछा है, एंगल आर की वैल्यू बताइए। हम लिखेंगे दैट मीन्स एंगल आर इज इक्वल्स टू, एंगल आई की वैल्यू कितनी है? 35, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35।
ऑप्शन नंबर ए अपन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, सोचिए 2 मिनट इस क्वेश्चन को, आपको 1-2 मिनट दे रहे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को लगाना, कुछ दिखाएंगे आपको। चलिए सॉल्व किया जाए, करें सॉल्व। देखिए लिखा है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। सर ये सरफेस हो गया, ध्यान से देखना, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो गया। कह रहा है कि अगर एंगल 0 डिग्री बनाए तो जितने पे आया है लड़ने के बाद उतने पे ही जाएगा, तो क्या कुछ फॉर्म होगा? नहीं, जिस लाइट रे से आया था उसी लाइट रे वापस चला जाएगा, तो इसमें एंगल कितना बन जाएगा बाबू? 0 डिग्री बन जाएगा। बातें समझ में आई सबको? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, एक ऑप्शन हटा दीजिए, ये तो अपने पसंद का ऑप्शन है। सर जब कुछ नहीं समझ में आएगा नॉन ऑफ दीज मार के आ जाएंगे, सर यही तो होगा, नहीं आ रहा है समझ में तो यही होगा, है ना। इसके अलावा आपके पास इसमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सॉरी 3 एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, 3 बातें लिखी हुई हैं ऑप्शन में, बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, सही बात है सर, यही सेकेंड ऑफ लॉ था, थाइनोस भैया यही समझाए थे। एंगल आई प्लस एंगल आर इजकल टू 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं सर। एंगल आई माइनस एंगल आर इजकल टू 45 डिग्री, ये भी नहीं होगा सर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहां से मेजर्ड किया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि सारे के सारे पॉइंट कहां पे मिलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो वैसा देखो कहां लिखा है, द मिरर सरफेस, द टेंजेंट, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इन दोनों बातों को मेजर की जाती है, द रे इटसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको सब समझ में आया अच्छे तरीके से? ठीक है, तो यहां पे हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, इमेज पढ़ने से पहले हमको एक चीज आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? बताओ, आप इसका क्या आंसर देना चाहोगे? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? हम ये बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट रेज ऑरिजिनेट होती हैं, ऑरिजिनेट ना लिख करके अच्छे से लिख दो, इमिट्स होती हैं, निकलती हैं, है ना। जैसे अगर मान लो कि ये फ्लैश लाइट हो गया, समझो ये फ्लैश लाइट हो गया, इसका लाइट जल रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? लाइट निकल रही है, ये सोर्स है अभी के लिए, फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है बाबू? सोर्स है। तो अगर ये सोर्स है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो भी सोर्स ऑफ लाइट हो जहां से लाइट रे इमिट्स होती है, निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इमेज क्या होता है? देखो हर एक लाइट रे जो है निकल रही है, निकलने के बाद या तो कहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो हम अपने मन में हाइपोथेटिकली सोचेंगे किसी 2 पॉइंट पे लाइट रे आके ऐसे मिल गया, मान के चलो यहाँ से निकला, हम हो गए लाइट के सोर्स, यहाँ से तो लाइट निकाल के ला के मिला दिए, एक जगह पे मिला दिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज रे। तो इमेज क्या होता है? इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट, सच में मिलती हो या अपियर टू बी मीट, या फिर ऐसा लगे कि
आगे चल के मिल सकती है। तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इमेज कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, इमेज कंसीडर करेंगे। अब इमेज दो तरीके का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है बेटा वर्चुअल इमेज। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना, बोर्ड्स में आते हैं, स्टार लगा लेते हैं हम लोग, 2 स्टार 3 स्टार है ना। स्टार मतलब इस पे ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। देखो रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है, तो ऐसा इमेज जहां सच में लाइट रे मिलती हो, जहां लाइट रे क्या मिले, सच में अपीयर टू बी मीट हो, अपीयर टू बी मीट नहीं, सच में एक्चुअली मिल रही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलेंगे। और जहां पे ऐसा लगे कि लाइट रे हाँ आके मिल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब हुआ उल्टा, उल्टा मतलब समझो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट सीधा हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सीधा, इसका ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया है ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया, समझो ऐसे, अब दिख रहा है, ये इसका क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। अगर ये ऐसे है और ये भी ऐसे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, सीधा हो गया। तो रियल का मतलब क्या हो गया, रियल हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनाएगा। और वर्चुअल कैसा बनाएगा, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कैसा बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें तो इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन सिनेमा, है ना, स्क्रीन सिनेमा पे जो इमेज उतरता है वो रियल होता है, या फिर हमारे मोस्टली जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जब आपको पढ़ाएंगे बेटा तो वहाँ बताएंगे जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, रियल बनता है। एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ऑन कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाते हैं वो हमेशा कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, चलो। अब हम सबसे पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज को कैसे बना रहे हैं, जैसे देखो है ना, ये एक आदमी का इमेज बना हुआ है, तो हम लोग एक छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के समझते हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है, तो प्लेन मिरर एक सीधा सा सरफेस होता है जिसका एक साइड कैसा होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा। एक साइड कैसा होगा बेटा, पॉलिश्ड होगा। एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक साइड पॉलिश्ड है, इसका कैसा है, एक साइड पॉलिश्ड है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले लिए कोई, ठीक है। इसका इमेज बना रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना। एक लाइट रे ऐसे आएगा, स्ट्रेट पाथ में टकराएगा, जितने पे टकराया उतने पे वापस चला जाएगा। दूसरा लाइट ले, मान लो यहाँ से निकाले कुछ एंगल पे, टकराए, वापस चला गया। एक और लाइट रे निकाल लेते हैं, मिनिमम हमको 2 चाहिए लेकिन हम इसको समझाने के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ निकला, अब ये टकरा के वापस चला गया। अगर हम इसको पीछे मिलाते चले, क्या कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे इसको पीछे मिला रहे हैं। तो देखो पीछे ये मिला है या नहीं मिला है, मिला है सर, यहाँ पे है ना। इसको एक दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इमेज हो गया। क्या हो गया, इमेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताओ प्लेन मिरर में क्या सच में लाइट रे मिली है, क्या लाइट रे सच में आके मिल रही है, नहीं सर, हम एज्यूम करके पीछे घसकाए हैं, इसको घसकाए हैं ना, और पीछे घसका करके किसी एक पॉइंट पे मिला दिए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रही है क्या, क्या यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रही है, नहीं सर, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, ये अपीयर टू बी मीट है। कैसी है, अपीयर टू बी मीट है। तो प्लेन मिरर, क्या बोला है मैंने बेटा, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा,
अगर ये अपीयर हो रही है कि ये मिल रही है तो ये रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है। दूसरी बात, दो तीन और फेनोमेना है, दो तीन बातें और समझनी है हमको। जैसे मान लो ये हमारा मिरर था, ये हमारा मिरर था, तो मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर, मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है, मिरर के अंदर, क्या बोला मैंने? मिरर के अंदर उतने ही दूर पे क्या बनेगा? उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। बात याद रहेंगी अच्छे तरीके से। अगर हम दो चार प्रॉपर्टी खुद से लिखना चाहे तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि सर ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होगा उतना ही दूरी इमेज का भी कहाँ से होगा? मिरर से होगा। ठीक है। अगर इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दे, अगर इसको x मान ले और इसको भी x मान ले, तो क्या ये 2x हो जाएगा दोनों का डिस्टेंस? मतलब अगर ये 20 मीटर है दूरी और इसका भी दूरी 20 मीटर है मिरर से, तो इन दोनों का दूरी आपस में कितना हो जाएगा? 20 + 20 सर, है ना? 20 + 20 40 हो जाएगा सर। बात समझ में आई? दूसरी बात कि अगर ये ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ, सॉरी, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से मूव करेगी, कितने से? v से करेगी, और ये भी इधर कितने से कर रही है? v स्पीड से मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ जो इमेज होगा, स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स द मिरर इज इक्वल्स टू 2v होता है। इसको याद कर जाओ सीधे। ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन पहले आता था, अब नहीं आता है। ठीक है। लेकिन बातें हमको याद रहनी जरूरी है कि स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स द मिरर हमेशा क्या होगा? 2v होगा। 2v मतलब क्या? v किसका? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? यहां से हम लोग बस 3 प्रॉपर्टी लेके गए हैं। एक, इसका रे डायग्राम कैसे बन रहा है ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है। तीसरा, जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से मिरर का, जो डिस्टेंस होगा, क्या बोला है मैंने? जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से मिरर का उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का भी मिरर से। समझ में आया? दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट v मीटर से मूव कर रही है तो इमेज कितने से करेगी? 2v के स्पीड से मूव करेगी। कितने के स्पीड से मूव करेगी? 2v के स्पीड से मूव करेगी। ठीक है। बातें समझ में आई? चलो, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाया है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था। एक होमवर्क तुम्हारे लिए, कमेंट बॉक्स में तुम लोग बना करके डालना बेटा। ठीक है। कि अगर हम सर्कुलर कोई चीज बना रहे हैं तो इसका इमेज जो है, इसका इमेज जो है वो प्लेन मिरर में आप लोग बना के मेरे को दिखाइएगा। जैसे ऐसे रे डायग्राम बनाया ना, ये रे डायग्राम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, ये एक सर्कल के लिए आपको बना के दिखाना है मेरे को। ठीक है। कमेंट बॉक्स में सबको लिख करके भेजेंगे इसका रे डायग्राम, फोटो खींच के अच्छे से डालना, जरूर देखा जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। मैंने पहले ही बोला वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखना क्या फ्री रहता है? इरेक्ट फ्री। रियल है तो रियल के साथ हमेशा एक चीज फ्री, इन्वर्टेड फ्री। ठीक है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री। ठीक है। दूसरी बात कि साइज जो होगा इमेज का वो इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। बिल्कुल सही सर, ऐसा थोड़ी है कि हम मिरर के सामने खड़े हो गए तो मेरे से छोटा इमेज बन जाएगा। नहीं, जितना तुम्हारा हाइट होगा उतना ही इमेज बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? या छोटा बनता है? छोटा बनता है? छोटा नहीं बनता है। ठीक है, बराबर बनता है हम दोनों का इमेज। ठीक है। दूसरा, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये बात अभी मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का भी किससे? मिरर से। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार लगाने वाली बात आ गई हमारे पास, स्टार लगा देंगे हम लोग,
कि सर ये लेटरल इन्वर्जन फेनोमेना को दिखाता है। कैसे फेनोमेना को दिखाएगा? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम समझो मिरर के सामने खड़े हो गए, है ना, और मिरर के सामने खड़े होकर अपना ये लेफ्ट वाला हाथ खड़ा करो, तो तुमको मिरर में क्या लगता है? वो राइट लगता है ना बेटा, कि राइट हैंड है। और अपने राइट वाले को खड़ा करते तो कैसे बिहेव करते हैं मिरर के अंदर? लेफ्ट वाले की तरह। उसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या हो गया? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड। जो राइट साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा अपीयर होगा? लेफ्ट साइड अपीयर होगा। और जो लेफ्ट साइड होगा वो कैसा होगा? राइट साइड होगा। उसी को कहते हैं वाइसा वर्सा। ठीक है, राइट का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना मिरर के अंदर, यही फेनोमेना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल? कितने होते हैं बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट। और उन अल्फाबेट में इसका लेटरल इन्वर्जन जो है वो सेम बनेगा, डिट्टो सेम बनेगा। जैसे अगर ये मिरर है, समझो ये मिरर है, हम ऐसे सी लिखें तो मिरर में तो ऐसे सी बनेगा। क्या ये सेम है? नहीं है, अलग है। तो ऐसे आपको बताना है अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं और उसमें से कितने का लेटरल इन्वर्जन सेम बनता है और कितने का लेटरल इन्वर्जन डिफरेंट बनता है। ठीक है, यही होमवर्क है तुम्हारा। समझ में आया अच्छे तरीके से? चलिए देखिए, एम्बुलेंस में भी उल्टा लिखा रहता है सो दैट वो मिरर में जाए, सामने से कोई पढ़े उसे तो सीधा पढ़ सके। ठीक है, अब इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे। यहां तक पहले ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका कि प्लेन मिरर किसे कहते हैं? ये टॉपिक क्लियर हुई आपके? क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ बेटा? हो गया? चलिए तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ओए भैया परेशान कर रहे हैं वो। चलो क्वेश्चन क्या है पहला? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। बताइए, जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा? रियल इरेक्ट होगा। सर रियल है तो इरेक्ट कैसे हो सकता है? गलत है सर ऑप्शन। दूसरा वर्चुअल इरेक्ट, सर सही बात है सर, वर्चुअल इरेक्ट होगा। तीसरा है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड पॉसिबल ही नहीं है सर, इसमें तो अपीयर टू बी मीट था। यहां तो लाइट रे कैसे आ रही थी? अपीयर टू बी मीट आ रही थी। और नेक्स्ट है वर्चुअल और डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है बेटा छोटा। क्या छोटा इमेज बनता है आपका? आप जब खड़े होते हो मिरर के सामने तो क्या आपका इमेज छोटा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हमारे पास? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन यहां लिखते हैं हम कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर से 40 मीटर पे है, 40 सेंटीमीटर पे है, सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर इमेज बनेगा, मान लो यहां पे इमेज बन रहा है इसका, क्या ये इमेज है। अब इसके बीच में मिरर से कितना होगा? तो जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी होता है उतना ही इसका भी होगा। लेकिन मेरे में क्वेश्चन में कोई क्या पूछा है? मेरे में क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट यहां से और यहां तक की दूरी इमेज कितना होगी? तो यहां पे 40 है, यहां पे 40 है, टोटल कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? दोनों को जोड़ देंगे सर, इसको 40 जोड़ देंगे, इसको 40 जोड़ देंगे, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो 40 + 40 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था। लल्लू प्रॉब्लम हम लोग सर ऐसा पैसा प्रॉब्लम धड़ाधड़ बनाते हैं सर हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटरल इन्वर्टेड इन अ प्लेन मिरर। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो लेटरल इन्वर्टेड होता है इमेज के अंदर। सबसे पहला हेड और फीट। क्या तुम्हारा सर और पैर लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है? सर अगर वो लेटरली इन्वर्टेड हो गया तब तो सर हम लोग इंसान ना रहे सर, है ना जी। मान के चलो लड़की खड़ी है, उसका पैर घूम गया वहीं पे तुम्हारे सामने,
सारे अरमान तुम्हारे आंसुओं में बह के निकल जाएंगे, है ना। सारे अरमान जितने जगह थे उस समय सारे के सारे किसमें बह के निकल जाएंगे, आंसुओं में। सर पैर उल्टा हो गया उसका, सर बहुत कष्ट है सर। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, सही बात है सर। जो हमारा राइट हैंड है वो मिरर में कैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में कैसा दिखता है, राइट हैंड दिखता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आए। नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज, ये तो बराबर होता है सर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का होगा भाई उतना उसका भी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पर्सन रन टुवर्ड्स अ मिरर विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अभी बोले ना, अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ, तो उसके उल्टा कितना जाएगा, कितना जाएगा बताओ जल्दी से तुम लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट, बिना चीटिंग की वो लिखना है, ठीक है, देख रहे हैं हम। जल्दी से बताओ कितना होगा, कितना होगा बेटा। अभी पढ़ाए थे ना कि स्पीड ऑफ इमेज क्या होता है, 2v हो जाता है। स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाता है, 2v हो जाता है। तो इसमें कितने से आया है, 3 से आया, इसके दुगुना कर देंगे सर, 2 इंटू 3 सर, 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ दिया है इसमें, इसमें ऑप्शन 6 मीटर पर सेकेंड दिया है। 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव करेगा। बातें समझ में आई सबको अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ तक हमारा प्लेन मिरर खत्म। देखो प्लेन मिरर से क्वेश्चन बनते भी है, कभी कभी नहीं भी बनते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर से आप बस इतना याद रखना कि प्लेन मिरर में रे डायग्राम आप कैसे बना रहे हो और उसकी प्रॉपर्टी याद रखना, बस इतनी बातें याद होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमारे। अब हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर साल जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल सर स्फेयर का पार्ट होता है ना। अगर मान ले कि ये एक स्फेयर है, सपोज दिस इज अ स्फेयर, तो इसका जो पार्ट होगा वही हमारा क्या बनेगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा। क्या बनेगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा। अब इस पार्ट को हम लोग बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं, स्फेरिकल मिरर को समझो, ऐसे स्फेरिकल मिरर था, बीच में से तोड़ दिए तो एक पार्ट ऐसा निकला, है ना। तो ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है, किधर की तरफ धसा है, अंदर, इनवर्ड्स की तरफ बैंड है। अंदर की तरफ धसा हुआ जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो बोल देंगे जो अंदर की तरफ, इनवर्ड्स की तरफ धसा हुआ हो, क्या हुआ हो, इनवर्ड्स की तरफ धस जाए, अंदर की तरफ। जैसे देखो ये बनाया ना मैंने, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, फुला हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और एक क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। तो ये इनवर्ड्स होते हैं और ये क्या होते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं, बाहर की तरफ फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो लिखा है यही बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर और सेकेंड वन इज, सॉरी, वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव। तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, दूसरा कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया मेरे पास। बातें समझ में आई अच्छे तरीके से बहुत। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सर कॉनकेव और स्फेरिकल मिरर में, किसमें, कॉनकेव और स्फेरिकल मिरर में कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। हेलो, कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो चीज आता है वो है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ये हमारा एक मिरर का पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, भेजन नहीं, उसमें देखना उल्टा नहीं दिख रहा है। हेलो, चलिए अब हम बात करेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ये जो लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, और ये जो पोल है, इस दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता है, सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पोल क्या होता है, तो देखो ये जो मिरर है, जो सरफेस पार्ट है ना, स्फेरिकल मिरर का वो वाला पार्ट जो मिरर की तरह यूज होगा, उसके बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज व्हाट, पोल। अब होता है अपर्चर। अपर्चर कौन सा पार्ट होगा, तो अपर्चर इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसे अपर्चर बोलते हैं, जिसपे लाइट रे आके टकराएंगी, जो भी फेनोमेना दिखाना है दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, ठीक है, वो पार्ट स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट है ना, जो मिरर से बना है। जैसे ये मान लो स्फेयर है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फोकस, द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे मीट और अपीयर टू बी मीट, ठीक है, या तो मिले या ऐसा लगे कि ये मिलने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बातें ध्यान रहेंगी आप सब किसी को, ठीक है। तो ये कुछ टर्मोलॉजी हो गई जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, टर्म्स स्फेरिकल मिरर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और समझेंगे कि कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, है ना। जैसे कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर को। ऐसा इसलिए, देखो ये मान लो कॉनकेव मिरर हो गया, मान लो ये हमारा पोल था, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितनी भी लाइट रे हैं जो इन्फिनिटी से आएंगी, वो सारी की सारी आके कहीं ना कहीं ऐसे मिल रही होंगी या टकरा रही होंगी, और टकरा के सब की सब लाइन एक जगह आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगी कहीं, ठीक है, फोकस पे मिल जाती है। इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ऐसा मिरर कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलेंगे, तो इसको डाइवर्जिंग इसलिए बोलेंगे, यहाँ पे सारी लाइट रे आके मिल रही है, वहाँ पे सारी लाइट रे आके क्या होंगी, निकल जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाती है। जैसे देखो थोड़ा सा, जैसे ये हो गया हमारा, है ना, को समझा दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलो लाइट रे यहाँ से आया, ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। तो सारी की सारी लाइट रे क्या आ रही है, टकरा रही है, वापस चली जा रही है, टकरा रही है, वापस चली जा रही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कोई पूछे वाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, तो बोल देना ऑल द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी कन्वर्ज एट वन पॉइंट, और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे को, इसी के लिए इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है। बताइए आपके हिसाब से फोकल लेंथ क्या होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ बेटा। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे
कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखिए जैसे यहाँ पे तो था, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो वाला रिलेशनशिप नहीं बताना है जो तुम लोग चाहते हो, ठीक है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड्स है तुम्हारे, ठीक है। अगर हम इसमें रिलेशन बताना चाहें कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि सर फोकल लेंथ is equals to radius of curvature का हाफ होगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, तो F इजकल टू R/2 ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन होता है दोनों में, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ था, याद करो। अगर ये स्फेरिकल मिरर है बेटा, और ये इसका सेंटर है, और ये इसका पोल है, क्या है, पोल है, पोल था, और इसके बीच में क्या था, ये फोकस था। तो हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट किया था। और फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, डबल ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग रे डायग्राम समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना स्टार देना चाहो दे सकते हो इस टॉपिक को, तो क्या स्टार 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 जाओगे, स्टार चाहिए, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे कि इसमें रे डायग्राम कैसे बनता है। तो ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझो। कह रहा है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका सिंपल सा लाइन क्या है कि मान लो तो बोल ये रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। आप या फिर इसको प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो। अगर हम इसमें बात करें तो मान लो ये एक लाइट रे हो गया, लाइट रे हो गया, टकराया, टकराने के बाद मिरर से वापस जाएगा। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये कहाँ पे मिलेगा बेटा, फोकस पे। कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। तो यही पहला लॉ कह रहा है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। कहाँ से पास होती है, फोकस से। अच्छा देखो इसके साथ साथ आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी आपका क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे लाइट रे सर डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है, और इसमें क्या हो रही है, कहीं से भी आके एक जगह मिल जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। तो पहला लॉ क्या हो गया कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भारी भरकम अंग्रेजी सर, सिंपल करते हैं बात को, एक बना लेंगे कॉन्केव मिरर हम लोग समझने के लिए।
ये वाला हम बना रहे हैं, ये वाला तुमको बनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि मान लो कोई एक लाइट रे है, वो प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है। कहाँ से पास आउट हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस से। कैसे जा रहा है? प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है। तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगा? पैरेलल, मतलब सर ये पहले लॉ का उल्टा है। पहला लॉ क्या कह रहा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक उसका रिवर्स कह रहा है दूसरा लॉ। क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है या फोकस से पास आउट होकर आ रही है, तो टकराने के बाद कैसे चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। ठीक वैसा ही अगर हम इसमें बनाना चाहें, तो हम ही बना देते हैं। तो वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये बोलना चाह रहा है। बात समझ में आया? मतलब पहले लॉ का रिवर्स है सेकेंड लॉ। पहला लॉ क्या था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो टकराने के बाद उसके फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरा है कि अगर कोई फोकस से लाइट रे ऑरिजिनेट हो रही है, तो वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। बातें समझ में आई? तीसरा है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो आफ्टर जाने के, टकराने के बाद भी वो उसी लाइट से वापस आएगी, बिकॉज जिसमें इंसिडेंट रे है उसी में रिफ्लेक्टेड रे है। मतलब एंगल आई और एंगल आई इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो वो सेम पाथ से वापस आ जाएंगे। ठीक वैसा ही कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा बेटा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे आ रही है तो उसी पाथ को वो रिट्रेस कर रही है। इसी को बोलते हैं रिट्रेस करना। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास कितने लॉ हो गए? 3 लॉ हो गए। कितने लॉ हो गए? 3 लॉ हो गए। 3 कौन कौन से लॉ हो गए? तो पहला लॉ ये हो गया कि जिस अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद भी उसी से वापस जाएगी। उसका रिवर्स हो गया दूसरा लॉ कि अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद, या फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इधर से आएगी उधर से चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे जाएगी। जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी वैसे ही वो तुम्हारी जिंदगी से चली भी जाएगी। ठीक है, चलो। चौथा है अ रे इंसिडेंट ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द पोल। देखो इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ। कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे आके हिट करेगी, मान लो ये कुछ एंगल पे आके हिट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो उसी एंगल से जाएगी, जितने पे आई थी उतने पे जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ठीक है, तो यही बात ये यहाँ पे किया है कि जितने से आई थी उतने एंगल पे चली जाएगी। इसको थीटा थीटा मान लेते हैं हम लोग। देखो यही बात यहाँ लिखा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely. The incident ray and reflected ray follow the law of reflection। कह रहा है कि जितने पे आई थी उतने पे टकरा करके वापस जाएगी। तो हमारे पास 4 हो गए। पहले 4 रूल हो गया रे डायग्राम का। पहला रूल क्या था बताइए?
पहला रूल क्या था? तो पहला रूल ये था सर कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा था अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरा लॉ क्या था हमारे पास? तो तीसरा लॉ ये था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो टकराने के बाद अपने सेम पाथ को जाएगी, मतलब जैसे आई थी तुम्हारे लाइफ में वैसे वो निकल जाएगी। ठीक है। चौथा है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे आकर के टकरा रही है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से तो वो उतने ही पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, वापस चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आया सबको? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम बनाना है इन सब का। क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम कौन बनाएगा? चलिए हम लोग बनाते हैं, हर एक का बना लेंगे। जैसे पहला है कि अगर इन्फिनिटी पे हो, बियॉन्ड सी हो, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस एंड पोल। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे हम मिरर ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो मान के चलो एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, टकराया, टकराने के बाद टकराने से कहाँ से गया? फोकस से। एक लाइट रे ऐसे है, टकराने के बाद कहाँ से गया? फोकस। तो बताओ पोजीशन ऑफ जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो कहाँ पे है? फोकस पे है। कहाँ पे है बेटा? फोकस पे है या नहीं है? यस सर, फोकस पे बना है। अगर हम पूछे कि साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये साइज ऑफ इमेज क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? हाईली डिमिनिस्ड है। क्या है? हाईली डिमिनिस्ड है। हाईली डिमिनिस्ड होने का मतलब क्या हुआ? इतना छोटा है कि वो विजिबल ही नहीं है। देखो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बनेगा कहाँ पे? फोकस पे। साइज ऑफ इमेज बोले पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिस्ड है, और नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। नेचर कैसा बनाएगा? ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए दूसरा केस देखिए। टोटल 6 केस हैं बेटा इसमें। कितने केस हैं आपके पास? 6 केस बन रहे हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, मान लो यहाँ पे रखा है, नेचर तो आपको पता चल गया, रियल है तो इनके साथ क्या फ्री है? इन्वर्टेड। क्या फ्री है? इन्वर्टेड फ्री है। इसमें देखो लाइट रे एक आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से चला जाएगा। पहला लॉ ये हो गया। दूसरा बोलो कौन सा ले? चाहे तो आप फोकस वाला ले सकते हो, चाहो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते हो। कौन सा ले बोलिए? बोलिए लोग, जो बोलिएगा लोग वो ले लिया जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लिया जाए, जितने पे आएगा उतने पे वापस चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बना देखो? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बना इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। देखो अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। साइज जो है, साइज अभी हम लोग बता देंगे। बताओ ये बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड हो जाएगा बेटा पोजीशन ऑफ इमेज। पहले ऑब्जेक्ट की बता देते हैं ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
ऑफ सी लिए हैं, सी के बियॉन्ड लिए हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। साइज जो है स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से, किससे स्मॉलर बना है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर सर सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। कोई डाउट, वैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, इनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फोकस पे रखोगे, किस पे रखोगे, फोकस पे रखोगे, अगर तुम फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, इतना बढ़ेगा, इतना बड़ा कि दिखेगा ही नहीं हमको, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। एक लास्ट केस इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका रे डायग्राम हम बना देते हैं आपको, ठीक है। एक लास्ट केस इंपॉर्टेंट, बाकी सब आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था, लास्ट केस का बना देते हैं। देखिए लास्ट केस में क्या बोला है हमसे, कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, तो बिटवीन पी एंड एफ, कहाँ रखेंगे, तो रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, ये मान लीजिए। मान लो ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, ठीक है। तो एक लाइट रे यहाँ से निकलेगा, टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ चला जाएगा, फोकस से पास आउट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। एक मान लो ये एंगल वाला हम लोग ले लेते हैं, इस एंगल पे आएगा सर, टकराएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। क्या ये कहीं मिलेगा सर, यहाँ तो एकदम पैरेलली चला जाएगा ये एक दूसरे के, लेकिन अगर हम इसको पीछे थोड़ा बहुत एक्सटेंड करें तो कहीं यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज हो गया। मतलब ये है कि अगर हम, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस एंड पोल के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज जो है, इमेज जो है आपका, वो इमेज कहाँ बनेगा बाबू, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, यहाँ पे देखो अपीयर है तो ये वर्चुअल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। देखो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख दें तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बड़ा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बातें समझ में आई सबको, कोई डाउट। तो ये रे डायग्राम था किसका, कॉनकेव मिरर का। बेटा दो मैंने बनाया है, बाकी ये जो केस है 3, 4 एंड 5 ये आपको बनाना है, ठीक है। आप किसी भी रूल का उपयोग कर सकते हो और उसे कर करके बनाइएगा अच्छे तरीके से, पेंसिल स्केल का मेजरमेंट करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर हम इसका यूज कहाँ करते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे ये इट इज यूज इन व्हीकल हेडलाइट्स एंड टॉर्च। सर इसका यूज व्हीकल हेडलाइट और टॉर्च में क्यों करेंगे, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, बताइए क्यों यूज करेंगे, इन्फिनिटी तक लाइट जाता है हेडलाइट्स के। चलिए नेक्स्ट है, इट इज यूज एट सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में इसका उपयोग होता है, क्यों, क्योंकि ये लाइट को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे, फोकस पे, इन्फिनिटी से लाइट लेके आएंगे फोकस। मतलब ये फर्स्ट वाला केस है, इस फर्स्ट जो था ना इन्फिनिटी से लाइट लेके आ रहे थे, इसीलिए हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में। इट इज यूज एज अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे इसका इमेज बनाने के लिए करेंगे, है ना। हम लोग पढ़े भी हैं कि रियल इमेज का उपयोग किया जाता है स्क्रीन पे उतारने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हो गई, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, तो आप बता दीजिएगा एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए अब दूसरा है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर का, इसमें तो दो ही डायग्राम है, आइए बना देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे पहला है, पहला केस जो है उसका, सॉरी
पोल हो गया। देख लो भाई, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद हमको इमेज फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, और मिरर फार्मूला से क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे इसमें है पहला केस कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, मान लो ये आ गया, दूसरे कलर को ले लेते हैं बेटा। मान लो ये आ गया एक लाइट रे ये आ गया, टकराया, वापस गया, इमेज कहाँ बनेगी? पीछे एक्सटेंड करेंगे हम लोग तो फोकस पे, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एट फोकस, हाईली पॉइंट साइज की होगी, नहीं दिखेगी, और कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरा है इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब आप इस मिरर के कहीं भी आगे रख दो, जैसे मान लो सर हम यहीं रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे रखे तो एक लाइट रे ऐसा है, टकराया, वापस गया। दूसरा लाइट रे ये वाला मानते हैं, आपको जो मानना हो आप उससे बना सकते हैं। ये लीजिए सर, पीछे एक्सटेंड कर दी, तो कहीं यहाँ पे मिला ना, तो लिखा है बिटवीन P एंड F इन फ्रंट ऑफ मिरर रखिएगा तो डिमिनिस्ड होगा, छोटा होगा। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएंगे नेचर में। बातें समझ में आई? तो ये बस दो केस बनता है हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो आपको उम्मीद करते हैं रे डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ क्या है सर? पहला यूज़ है यूज़ एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कम जगह में देखना होता है, ठीक है। इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, तभी हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। दूसरा, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मार्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड, है ना, दोनों साइड को देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सोप्स एज सिक्योरिटी मिरर की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे यूज़ पूछेगा तो आप डायरेक्ट यूज़ लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन आपको नहीं आएगा तो बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं लगेगा। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ये सारा कंसेप्चुअल थ्योरीज थी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, उतने ज़्यादा नहीं भी बनते हैं, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम बोल सकते हैं 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कंबाइन करता है सारी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ने से हमेशा एक दो बातें हमको याद रखनी है। कि पहली बात ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। जैसे ये मिरर हो गया तो मिरर का ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, दिस इज द राइट साइड, और अच्छे से समझा देते हैं, और दिस इज द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा हमको कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड। चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो, हमेशा कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट? लेफ्ट साइड में रहेगा। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, है ना। ये जो पोल है मिरर का, इस पोल से हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये बात याद रखना कि हमेशा u की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। हमेशा u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर क्या होगा? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वो मिरर के ऊपर होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी किसी केस में नेगेटिव में भी। मतलब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी चीज है स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे है तो वो नेगेटिव होगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे इसका, सीधे समझ लो ऐसे, एक्सेस बना लो 4, ठीक है। ये मान लो ऑरिजिन हो गया, इसको समझने का तरीका देखो। ये मान लो तुम ऑरिजिन हो गया, अगर यहाँ से तुम किधर चले गए? राइट साइड चले गए। कहाँ चले गए? राइट साइड। तो सारी बातें पॉजिटिव चलेंगी, है ना। यहाँ मान लो एक चारमुहानी था, चारमुहानी पे तुम खड़े हो गए और चारमुहानी से राइट साइड गए। कहाँ गए? राइट साइड। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव। लेफ्ट साइड गए तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ गए, इस पॉइंट से कहाँ गए? ऊपर की तरफ गए, तो सारी बातें पॉजिटिव चलेंगी।
अगर इस पॉइंट से नीचे की तरफ तुम गए, कहाँ गए, नीचे की तरफ, तो सारी बातें कैसी चलेगी, नेगेटिव चलेगी। बात समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, साइन कन्वेंशन। याद रहेगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब है मेरे पास मिरर फॉर्मूला। क्या है, मिरर फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f यहां पे किसके लिए स्टैंड है, तो f इज स्टैंड फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। u किसके लिए है, तो u जो है पोजीशन ऑफ इमेज बताता है ना, पोजीशन ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट, और आप इसको एक और नाम से जानते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना ये हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। अभी याद कर लो, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, चाहे ये कॉनकेव मिरर हो सर, चाहे ये कन्वेक्स मिरर हो, उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, v की वैल्यू, v क्या बताता है, तो ये बताता है पोजीशन ऑफ इमेज बताएगा। क्या बताएगा, इमेज बताएगा, और इमेज डिस्टेंस को बताएगा। किसे बताएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, अब एक दो चीजें और याद रखनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। चलो बेटा बताओ, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, याद करो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड होता है फोकल लेंथ, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव किस में होगी, कॉनकेव मिरर में, और इसकी किस में होगी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, अगर कॉनकेव मिरर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आया? चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन का ध्यान रखना है, फिर से कह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते समय साइन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, साइन का ध्यान भूल जाइएगा, क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात है समझ में आई? इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है, तो m इक्वल टू लिखते हैं हम लोग -v/u। क्या लिखते हैं हम लोग, -v/u लिखते हैं। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं लोग, लिखते हैं ना। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक सेकेंड बेटा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में देखो कैसे देते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में हाइट ऑफ इमेज दिया होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में v और u की वैल्यू दी होती है। v क्या है मेरा, पोजीशन ऑफ इमेज, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इससे भी मैग्निफिकेशन बता सकते हो। अब देखो, अब तुमको हम एक ट्रिक चार्ट देंगे। क्या देंगे, ट्रिक चार्ट। उस ट्रिक चार्ट से हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ट्रिक चार्ट को याद कर जाना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है और क्वेश्चन में पूछ दे बताइए नेचर इमेज का, तो नेचर कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होगा, रियल होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बराबर होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, और ये इनलार्ज होगा, इमेज जो होगा बड़ा होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, और वो छोटी होंगे साइज में। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी पढ़ के आए थे कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा और इमेज का जो हाइट होता है प्लेन मिरर में, वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि वर्चुअल इमेज है, तो माइनस क्या बताएगा कि कैसा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है। 1 इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, बता दिया मैंने। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, तो मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ऐसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, तो मिरर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर होगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये सीधे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन हैं, आपको याद कर जाने हैं, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे। चलो, अब आप टाइम आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। इसके बीच मिनट में 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, है ना। आप लोग थोड़ा पानी पी लो, पानी वानी पीना है भाई, ठीक है। लगातार पढ़ते रहना है, अगल बगल में एक बोतल रखना है, पानी पीना है ना। बेटा अभी तक जितना चीज़ हम लोग पढ़े, ये सारा का सारा चीज़ कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी अधिकतर, नहीं भी बनते, लेकिन ये जो है, ये वाला जो स्लाइड है आपके पास, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर साल इस स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लगभग 2 क्वेश्चंस इस स्लाइड से आएंगे, ठीक है। 2026 के आपके बोर्ड एग्जाम में इस स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किस में, सॉल्व करने में चीज़ों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लगाए जाए। चलिए बेटा लगाइए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लगाइए लो। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बनाइए लो। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज चाहिए तो इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए सर। वर्चुअल होगा तभी इरेक्ट बनेगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, इसका यूज करना है इसको, कॉनकेव मिरर का। ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो पूछा है कि आप u की वैल्यू मेरे को बताइए, u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। याद करो, एक कंडीशन, एक लौता ऐसा कंडीशन था हमारे कॉनकेव मिरर में जहां इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था। क्या बना था, वर्चुअल और इरेक्ट बना था। कौन सा कंडीशन था बेटा, सबसे लास्ट वाला। अगर हम ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रख रहे थे, फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस की वैल्यू, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू हुई 10 सेंटीमीटर है, तो इससे कम होनी चाहिए। कम होगी तभी इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। अरे भाई ये वाला कंडीशन है। यहां पे रखेंगे तभी ना ऐसा कुछ इमेज बन रहा था, याद करो। ऐसे पीछे की तरफ बन रहा था ना। तो ऑब्जेक्ट देखो, पोल एंड फोकस के बीच में अगर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, यू की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। तो लेस देन 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही सर। क्या बराबर होगा, नहीं सर। अगर बराबर होगा फोकस पे आ जाएगा वो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर नहीं सर, तब तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो गया। मोर देन 20 गलत है सर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला, कि लेस देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए लो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बनाइए इसको जल्दी से। बना।
चलिए देखिए बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना कैसे है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में मेरे से पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो डिस्टेंस बोले थे ना, यू की वैल्यू चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो यू की वैल्यू दी है सर -10 सेंटीमीटर दी हुई है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। यस सर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। वी की वैल्यू पूछी है। ये अब लग जाएगा क्वेश्चन। आप जब भी क्वेश्चंस बनाने जाइए, आप जब भी क्या बनाने जाइए बेटा, क्वेश्चंस बनाने जाइए, तो आपको ऐसे बनाना है। बना लोगे? बना लोगे भाई? चलो देखो लगाएंगे लेंस फॉर्मूला सर, लगाएंगे सर 1/v 1/f इजकल टू, सॉरी मिरर फॉर्मूला 1/u। हमको क्या निकालना है v, तो v को इधर कर देंगे, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। चलिए 1/f की वैल्यू कितनी है 1/15, इधर हो गया माइनस, लिखेंगे -1/10। एलसीएम लीजिए, बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम? अरे बोला बाबू कितना हुई एलसीएम? 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/v दैट मीन्स 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा 3/5/30। दैट मीन्स v इजकल टू क्या हो जाएगा 30/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मीटर में है या सेंटीमीटर में है? सारी बातें सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो प्लस आया, प्लस आने का मतलब क्या था बस मेरे को ये बता दो, प्लस आने का मतलब क्या था? प्लस आने का मतलब क्या था बताइए? प्लस आने का मतलब क्या था कि इमेज कैसा बन रहा है कन्वेक्स में, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? चलिए देखिए क्वेश्चंस में दिया क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि u इजकल टू कितना है 18 सेंटीमीटर। u कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो सर हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहाँ मतलब है सर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? सर क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, तो बताओ इसको माइनस में लगा लेंगे और मेरे से क्वेश्चन में पूछा है v, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। दैट मीन्स 1/v इजकल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। चलिए 1/f की वैल्यू -1/12 माइनस 1/18। एलसीएम कितना होगा बताओ? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 36 होगा। क्या होगा 36, निकाल लीजिएगा। ये 36 कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में, तो ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा -1/36। दैट मीन्स सर 1/v इजकल टू -1/36। दैट मीन्स v क्रिस क्रॉस करवा देंगे तो कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा -36।
इसमें है मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सर, ये लीजिए सेंटीमीटर, खत्म। हो गया, समझ में आया? इस क्वेश्चन में माइनस क्या बता रहा है, तो -36 हमको ये बता रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है ये मिरर के इधर वाले तरफ बन रहा है, ठीक। इसको खूब अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। क्या करना है? इसको खूब अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। यहाँ जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को लगा लेना है। बातें समझ में आई सबको अच्छे तरीके से? मिलते हैं फिर हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे। एकदम जोश से पढ़ना है और बढ़िया स्कोर करके लेके आना है हमको, किस में? साइंस के अंदर। तब तक के लिए बाय।